अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सॉरी, वो असल में कुछ लोग मेरा इंटरव्यू करने आ गए थे इसलिए। हमास, आप बात समझ रहे हैं या नहीं? जी जी सर। क्या? मैं समझ रहा हूँ सर क्या? कि आपका इंटरव्यू करने लोग आ गए। हाँ जी। अब आप लोगों को क्या इस बात का पता? हम अभी सर छोटे छोटे लोग हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। छोटा और बड़ा पता है किस बुनियाद पे होता है बंदा? बताएं। तलीम की बुनियाद पे सर। गलत। फिर सर। बताओ, इतने बड़े हो गए, आपको बताना चाहिए। सर उम्र की बुनियाद पे होता है। नहीं। जिसकी एज बड़ी वो बड़ा, जिसकी एज छोटी वो छोटा। नहीं। सोच। सोच। काइंड ऑफ यस बट नॉट एग्जैक्टली दिस इज आंसर। कोई एक बच्चा आंसर दे देता है एग्जैक्ट। इंसान बड़ा। कैरेक्टर की बेस पे। ओ यस, ओ यस, ये कौन था? ये करेक्टर वाली बात किसने की है? किसकी बेस पे सर उसने बोला? अच्छा करेक्टर। कैरेक्टर। ये किसने बात की है? मैंने सर सोबान। आपका नाम क्या है? सोबान। सोबान, बड़ी अच्छी बात की है। इंसान बड़ा और छोटा करेक्टर की बुनियाद पर होता है, याद रखिएगा। ना कि उम्र की बुनियाद पर, ना कि देखें, एक शख्स है जिसकी उम्र 100 साल है, इसका मतलब ये है कि वो जन्नत में जाएगा? नहीं नहीं नहीं। तो सोच वाली बात भी ठीक है कि अच्छी सोच होगी तो वो जाएगा। और ज्यादा एक जो नेक है, जो बंदा नेक है, जो परहेजगार है, जो दूसरों के लिए नुकसान का बायस नहीं है बल्कि दूसरों के लिए फायदा मंद साबित होता है, माँ बाप का अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहा है, अपने माँ बाप का एहतराम कर रहा है, वो एक बड़ा आदमी है। जिसका इंटरव्यू हो रहा हो वो बड़ा आदमी नहीं है। इसलिए जो आपको ये नजर आती हैं सेलिब्रिटीज जो भी हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हैं, इनसे मत इम्प्रेस हुआ करें। उन लोगों से इम्प्रेस हो जिनसे उनके माँ बाप खुश हैं, रिश्तेदार खुश हैं, दोस्त बाप खुश हैं। वो बंदा सही है जिससे उसका अल्लाह खुश है। क्या ख्याल है? जी सर। ये है हकीकत असल दुनिया की। ये बहुत जरूरी थी बात करनी। इसलिए बड़ा आदमी वही है जो आप में से, आपकी क्लास में सबसे बड़ा आदमी कौन है? सर सब लोग ही अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हैं। अच्छा, हमास, आपकी क्लास में सबसे बड़ा आदमी कौन है? साला आपने जिस बेसिस पे बताया उस बेसिस पे अब मैं बता सकता हूँ। अब नहीं बता सकते? जाहिर बात है, इसी नहीं, बेसिस पे। इस और क्या, बेसिस जिसके पे नहीं। पास पैसे हैं, जिसकी बाहर गाड़ी खड़ी है, वो बड़ा है। और क्या है? और आपके ख्याल में वो बड़ा है? या जिसके नंबर ज्यादा हैं वो बड़ा आदमी है? कोई वो बड़ा आदमी नहीं है। आज जिंदा है, कल मर जाएगा, कोई उसका पता नहीं। क्यों जी? खैर, तो जो भी है, हम बात कर रहे थे होल्स ड्रिल करने की। होल्स बहुत महंगे होते हैं। 7-8 लाख का, 10 लाख 15 लाख में आपको एक होल पड़ता है। इसलिए इसको बगैर हम उसके नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये देखें, हमने पहले कितने होल किए? 1, 2, 3। बेस्ड ऑन प्रोस्पेक्टिंग का जो नॉलेज था ना, उसकी बेस पे होल किए। तो 1, 2, 3, 4, हमने 5, 6 कोई होल कर दिए। अब जब इन होल्स के रिजल्ट आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि लेट से इस होल में कॉपर ज्यादा निकली है और इस होल में कॉपर ज्यादा निकली है, तो क्या करेंगे? और इनमें से नहीं निकली तो क्या करेंगे? किस होल के करीब और होल करेंगे? बोल दो भाई। जिसमें से ज्यादा निकली है। जाहिर बात है। मतलब हम क्या करते हैं, पहले थोड़े होल्स करते हैं, 5-6 लेट से किए हैं। उनमें उनके रिजल्ट्स की बेस पे हम दोबारा होल्स करना शुरू करते हैं। ये देखें, ये हमने फिर होल्स करना शुरू किए। हमने 15 होल किए।
फिर इन 15 होल के भी रिजल्ट्स आए तो उसकी बेस पे मजीद होल करने शुरू किए, 15 और कर दिए। समझ आ रही है बात की? और जमीन पर अगर आप देखें तो हमने एक ग्रिड बनाया हुआ है काइंड ऑफ, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी जमीन को इस तरह से हमने ना पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हर पार्ट पे होल कर रहे हैं। पिछले होल्स की बुनियाद पर हम पिछले होल्स के रिजल्ट की बुनियाद पर होल कर रहे हैं। आखिर में हमने ये देखे ना, होल्स काफी कर दिए हैं और हमारे पास यहाँ पे हमें क्या, ये डायाबेस एक रॉक है वो मिल गई है, यहाँ पर और हमें नजर आ रही है, ये और का हमने क्या बना दिया, ये बाउंड्री बना दी है होल्स के डाटा की बेस पे, क्योंकि यहाँ जो होल्स हमने लगाए थे पता चला उनमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ नहीं है, बाउंड्री यहाँ पे आती है। कुछ समझ में आ रही है बात की? तो बात मेरे भाई ये है कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग का जो नॉलेज होता है उसकी बेस के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, तो हम कुछ पहले होल्स लगाते हैं, फिर उन होल्स के डाटा की बेस पे थोड़े और होल्स करते हैं, इन होल्स के डाटा की बेस पे और होल्स करते हैं, उस तरफ करेंगे, और फिर हम इसकी इन होल्स की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यहां पर और की क्या लगा देते हैं, बाउंड्री के इस एरिया के नीचे और है। जी कैसा लगा आपको ये? जी इंटरेस्टिंग काम है सर। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। और ये कितने पैसे लग गए होंगे ये होल सारे लगाने पे? ये राउंड अबाउट मेरा ख्याल है कोई 61 के 70 होल है। तो सर ये 61 होल के हिसाब से कोई 2-3 करोड़ रुपए से ज्यादा ही लग गया। हाँ जी, ये कोई 3-4 करोड़ रुपया भाईजान यहाँ लग गया। और इंफॉर्मेशन टोटल क्या हासिल हुई है? इंफॉर्मेशन ये हासिल हुई है कि भाई ये और की बाउंड्री है, इस एरिया के नीचे और मौजूद है। वाह जी वाह, क्या ख्याल है? और इस ये पता है अरसा कितना लग जाता है? ये तकरीबन आपको प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन मिला के ये बाउंड्री लगाने के ऊपर ना आपको 6 साल लग जाते हैं। तो ये हो गई बात, ये थे सैम्पलिंग पैटर्न्स। अगली चीज देखें। अच्छा, उसमें हम ये जो सैम्पलिंग पैटर्न्स होते हैं, अगर हमारा ओर डिपॉजिट बिल्कुल सीधा है ना, नीचे जमीन के नीचे में, सीधे से मुराद में भी क्या है, लेट्स से ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है जी, इसके नीचे और बॉडी है इस तरह की, ठीक है। अब जब हम इसके अंदर होल ड्रिल करते हैं तो ये तो एक खास पैटर्न पे ड्रिल करेंगे ना, क्या ख्याल है? यानी इन दो होल्स के दरमियान कोई खास फासला हम रखेंगे। बहुत करीब करीब क्यों नहीं लगा सकते? अगर बहुत करीब करीब होल्स लगाएं तो क्या होगा? यानी एक यहाँ सेम लगाया, रिजल्ट्स आएंगे सर, हाँ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और खर्चा भी क्या होगा? खर्चा और भी ज्यादा आएगा। और अगर ओ यार ये क्या हुआ, चलें ड्राइंग बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर लेट से ये होल है और हम बहुत दूर दूर लगा दें होल तो क्या होगा? एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, आप क्या नुकसान है? अब बहुत दूर दूर हो गया, अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा इनके दरमियान में क्या है। और वाह यार हमास, अल्लाह तुझे खुश रखे यार, तू कैसा आदमी है यार। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है या क्या चक्कर है? सर आप इतना अच्छा पढ़ा तो रहे हैं अब। बहुत शुक्रिया यार आपको, बहुत ही बिल्कुल सही है। तो तो यार ये हमास के अलावा भी जो भी बंदा, हमास का मुझे नाम सिर्फ इसी का आता है, मुझे बाकियों के नाम ही नहीं आते। एक हैदर का नाम आज आ गया, एक सबूर नाम बताया था, मुझे भूल गया, वो भी पता नहीं क्या नाम था, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ उस बंदे का। तो आप, मेरा सवाल पूरी क्लास से होता है, नाम चाहे मैं हमास का लूँ, नाम मुझे आता ही एक ही है। तो इस तरह से आप ना जवाब दे दिया करें। उसकी वजह यह है कि जब तक आप वहां से नहीं बोलते, मुझे मैं तो समझ लें एक स्क्रीन देख रहा हूँ और पता नहीं क्या हो रहा है, तो ऐसे लगता है कि मैं कोई पागल हूं। तो आप आंसर किया करें। तो इसमें अब देखें, इस तरह से हम ना पैटर्न बनाते हैं। हम जाएंगे लेट से, अच्छा हम ग्राउंड में गए यूईटी के, हम देखना चाहते हैं कि यूईटी के ग्राउंड में
जो नीचे वो क्या है, तो हम पहले उसका जियो फिजिकल सर्वे करेंगे, और जब हम ड्रिलिंग की बात करेंगे तो हम ये ग्राउंड अगर है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले उस ग्राउंड के ऊपर इस तरह के निशान बना लेंगे, यानी उसको हम इस तरह से एक बाकायदा उनके दरमियान फासला होगा, ये अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बना लेंगे, फिर वो उसको कहेंगे भाई इसमें ड्रिल होल कर दे, ठीक है जी, ताकि हमें पूरी इसके नीचे का पता चल जाए कि नीचे क्या है। अब इसके अंदर फासला रखना कितना है, ये भी एक बहुत बड़ा, अब कोई आप में से कहेगा 5 फुट रखो, कोई कहेगा 10 फुट रखो, तो इस तरह हर बंदे की अपनी क्या कहानी होगी, लेकिन कहते हैं कि तजर्बा बहुत बड़ा उस्ताद है, तो तजर्बे की बुनियाद पर हमें ये पता है, माइनिंग के अंदर जो इंसान का तजर्बा है वो 200-300 साल से ज्यादा हो चुका है, कि अगर आप कॉपर और ढूंढ रहे हैं तो 150 ज़रब 250 फुट आपका फासला होना चाहिए। इसका मतलब क्या है जी? जी, इस बात का क्या मतलब है? ये बात आपने कभी नहीं सुनी जिंदगी में? सर ये एरिया है दरमियान में। हाँ, 150 ज़रब 250 फुट का मतलब क्या है वो इस तस्वीर से बताएं। कॉपर की ओर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप हाँ, इस तस्वीर में 150 आप भी एनोटेट कर सकते हैं, आपको पता है ना, आप लोग यू कैन एनोटेट, तो आप इस तस्वीर में मुझे बताएं क्या है ये। You can annotate. I think you should have a, you know. करो करो जल्दी करो यार, बताओ ना। सर लेंथ और विड्थ सही। हाँ हाँ, ये है ना, ये 150 यानी ये होना चाहिए, ये और 250 ये, समझे हैं या नहीं? यस सर। यानी ये फासला दो होल्स के दरमियान, ये वाला 150 फुट और ये वाला 250 फुट। तजर्बे की बुनियाद पर अगर आप कॉपर ढूंढ रहे हैं तो इतना फासला दो होल्स के दरमियान होना चाहिए, तो आपको कॉपर अगर उसके बीच में है तो मिल जाएगी, एक अच्छा आपका एस्टिमेट अच्छा लग जाएगा। ये समझ में आई? यस सर। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है? हजार फुट सर। ओए, ये कौन था बच्चा? हमजा सर। गुड हमजा। इसका मतलब है हमजा जाग रहा है, बिल्कुल 1000 फुट है, क्योंकि 250 250 250, तो 1000 फुट में हमने होल कितने लगाए हैं हमजा? सर 5। हाँ जी, एक रो में 5, फिर दूसरी रो में भी 5, तीसरी रो में भी 5, चौथी रो में भी 5, पांचवी में भी 5, छठी में 5, सातवीं में 5, तो ये 7 पंजे कितने हो गए? 35। 35 सर। इसका मतलब है कि ये 35 होल्स लगे हुए हैं, और कितने एरिया में लगे हुए हैं? ये कितना था जी, 1000, यस सर। और ये कितना है? एक 1050 सर। वो कैसे है? ये 150 है ना, 150 और 150 दो कितने हो सौ गए? पचास सर 950। 150 150 300, ये भी 300 और ये भी 300, 900 नहीं बनता? क्या कहते हो? यस सर 900 है। अच्छा, और एरिया, ये टोटल एरिया कितना बन जाएगा ये वाला? 900 ज़रब 1000 कितना हो जाएगा? सर 9000। 9000? 9 लाख सर, 9 लाख। 9 लाख। 2 लाख। 9 लाख स्क्वायर फीट, ऐसे ही है? यस सर। यानी 9 लाख स्क्वायर फीट में कितने होल लगाने पड़े? 35 सर। 35, यानी कितने पैसे लग गए? 35 ज़रब 10 सर लाख 2 कर लाख 45,000। हैं? यस सर। 2 लाख? यस सर।
यार 7-8 लाख का तो एक होल लगता है। 2,45,00,000। हाँ जी, 2,45,00,000 लगाकर आप इतने एरिया को आप एक्सप्लोर कर पाते हैं, कैसी बात है। तो भाइयों खर्चा बहुत है, बहुत है, बहुत है, इसलिए कहीं पर भी होल लगाने से पहले हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ ओर्स के लिए तजर्बे की बुनियाद पर हमने होल्स के दरमियान फासला लिखा है। टेक्टोनाइट एक आयरन ओर है, ये उसका बॉक्साइट ओर जो है उसके लिए है। मोलिब्डेनाइट ओर के लिए ये पैटर्न है। बिटुमिनस कोल, अगर कोल की आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए होल्स के दरमियान इतना फासला होना चाहिए। ये बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अच्छा, ये तो बात हो रही थी, अभी तक जो हमारी बात हुई है वो हुई है उन होल्स के लिए, ये जब और आपकी ना जमीन के नीचे इस अंदाज में पड़ी हुई हो तो फिर वो है, यानी वो सीधी सीधी पड़ी हुई हो। लेकिन अगर यही और थोड़ी क्या पड़ी है, ऐसे टेढ़ी पड़ी है, तो फिर अगर मैं अब देखें ना, मैं ऐसे होल लगा रहा हूँ, 100 फुट का एक होल ऐसे लगाया, अगर ये एक मैं यहाँ पे अब होल लगाता हूँ, एक 100 फुट का इस तरह से लगाया, 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 100 फुट का इस तरह से लगाया। जी अब क्या हो रहा है, कौन से वाले होल मेरे जाए हैं अगर मैं सीधे लगा रहा हूं तो? पहले दो का फायदा, बाकी सारे जाया। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि जब होल इस आपकी और बॉडी टिल्ट हो रही हो तो फिर इस तरह से होल लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये वाले होल तो 100 फुट वाले उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो होल्स आपके जाया हो जाएंगे। तो हमें जब एक दो होल मेरे इस तरह से जाएंगे ना कि यहाँ पर तो और थी और यहाँ पर खत्म हो गई है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि और यहाँ डिप कर रही है, तो मुझे चाहिए कि मजीद आगे होल ना लगाऊं, बल्कि देखूं कि कितना डिप कर रही है। फिर उसके लिए मुझे ना टेढ़े होल लगाने चाहिए, ऐसे नहीं लगाने चाहिए। क्या ख्याल है? तो हम यस सर। ऐसा ही करते हैं जब हमें पता चल जाता है कि नहीं यार, और बॉडी नीचे जो है वो सीधी नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखें, ये और बॉडी यहाँ पर क्या पड़ी है, ये टेढ़ी है। तो हम भी फिर बड़े क्या हैं, उस्ताद हैं, हमने भी होल कैसे लगाने शुरू कर दिए। अलाउ, 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 कैसा है? कमाल है सर। हाँ जी, इसी तरह अगर और सीधी पड़ी है तो फिर तो सीधे होल आप लगाते जाएंगे ऐसे, ये नीचे, वो तो मसला नहीं है। तो जब आपके और हमें पता चल जाता है टिल्टेड है, तो हम भी फिर अपनी उस्तादियों पे आ जाते हैं, हम भी टेढ़े होल लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अगर कोई बंदा टेढ़े होल लगा रहा हो तो आपने जाके उसको पकड़ के मारना नहीं शुरू कर देना कि वो टेढ़े होल लगा रहे पागल। वो उसकी वजह यह है कि वहां पर इस काइंड ऑफ इंक्लाइन ड्रिलिंग या हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी कहते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। इधर भी ऐसे हुआ है, अब हम देखें, हमने शाफ्ट लगाई, हम जमीन के नीचे चले गए हैं, यहाँ पे फॉल्ट आया था, यहाँ पर देखो ना, फॉल्ट जब आता है तो यूं होता है, ये देख रहे हो यहाँ पे, इस जगह को देखो, तो ये देखो लग रहा है ना कि ये और पहले आपस में जुड़ी हुई थी किसी दौर में। समझ आती है बात की? यार कभी आप लोगों ने कागज देखा है, कागज? जी सर, देखा है, मेरे सामने पड़ा है। हाँ, आप वीडियो अपनी शेयर कर सकते हो, क्या नाम है, हमास? सर जी, कागज में क्या देखना है? यार मैं चाह रहा हूं आप हमें कागज फाड़ के दिखाएं। जी, तो ये कैसे मैं देखूं आपको? एक मिनट सर, ये लगता है मेरा मुंह ही दूसरी साइड पे आ गया, मुंह नहीं ना नजर दिखाना तो आ रहे हैं आप, लेकिन ये। ये छोटा बहुत है। हाँ जी, ये छोटा ही रहेगा सर। क्यों? ये कागज आ गया सर। कागज आ ये गया, पता नहीं सर, ये इसको आप मुंह का फाड़ें। मसला है।
ये सर पहले ही फटा हुआ है, ये देखिए। नहीं नहीं, वो एक कागज ले ऐसा जिसको आप खुद फाड़े फाड़े वाला। ये देखें सर। हमारे सामने फाड़, हाँ ये सर। अच्छा अब फाड़ के हमें दिखाएं जरा ये दोबारा। ये सर फाड़ के ऐसा लगता है। नहीं यार वो दिखाओ तो सही, दो अलग हिस्सों में करो ना, आप दो अलग हिस्से क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा अच्छा, एक हाँ, मिनट सर। इसी को थोड़ा सा और ये करो तो दो सर, अलग हो जाएंगे। आप दोनों अलग कैमरे के सामने रखो। ये सर दो अलग हिस्से। थोड़ा सा कैमरा पीछे करें। अच्छा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, लेट मी, अगर आप मेरा एनोटेशन देख सकें, लेट मी सी इफ आई कैन एनोटेट ऑन दिस। नो आई कैन नॉट। इसमें आप अच्छा इन दोनों को थोड़ा सा दूर लेके जाएं, बिल्कुल इधर ही पड़े रहे, थोड़ा सा दूर लेके जाएं। अच्छा अब इन दोनों टुकड़ों के हिस्सों को देखकर आपको समझ में आ रही होगी इनकी शेप से कि ये पहले कभी जुड़े हुए थे, क्या ख्याल है? यस सर। क्यों ऐसा लगेगा? उसकी वजह यह है कि अब थोड़ा इनको करीब लाएं, क्योंकि ये एक दूसरे में फिट होते हैं, तो यहां से पता चलता है कि ये पहले जुड़े हुए थे और बाद में क्या हुए हैं। बाद में जुदा हो गए। हाँ जुदा करो अब जरा। तो इनकी ये शक्ल सर देख जुदा के कर। पता चल रहा है कि द वे दे आर एक दूसरे से अलग, दे वर वंस क्या नाम है, ज्वाइंट। इकट्ठे। हाँ जी, तो यहाँ पे इसको हम खत्म, अब आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ये देखो मैंने आपको कार्टून फाड़ दिया। बहुत शुक्रिया। अब आप अगर यहां पर गौर करें, यहां पर, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जगह इनके इनके दूर होने के अंदाज से कि ये फिट होते हैं एक दूसरे में? जी सर। इसका यस मतलब सर। ये है कि ये पहले कभी जुड़े हुए थे और बाद में यहां पर कोई फॉल्ट आया, मूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से ये ऊपर चला गया हिस्सा। यस सर। जी, तो इस तरह से आप ये चीजें देख सकते होते हैं। तो इसलिए देखें ना, जब मैं ये इस ओर में आता हूं तो मुझे लगता है, इधर जाता हूं मुझे नजर आता है कि ओ ये तो नीचे भी है, तो आई कैन ड्रिल होल्स फ्रॉम देयर आल्सो। खैर आपको बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। हमास आपने ये चेक किया पढ़ाने का अंदाज? सर बेहतरीन है, कमाल है। अच्छा सही है। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये तो हो गए ड्रिलिंग पैटर्न, सारा कुछ हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद हम ना रिजर्व एस्टिमेशन करते हैं। रिजर्व एस्टिमेशन हमने ये करनी है कि भाई जो नीचे मौजूद है आपका, जिस इस एरिया में जितनी और मौजूद है उसका वजन कितना है, या उसका क्या कहते हैं वो, कितनी मिकदार में कितने टन वहां पे और पड़ी है। उसके लिए कुछ हमारे पास क्लासिकल मेथड्स हैं रिजर्व एस्टिमेशन के, और कुछ वेटिंग मेथड्स हैं। ये दो तरह के मेथड इस्तेमाल होते हैं एक्सप्लोरेशन के अंदर, ये तकरीबन आखिरी बात है। ठीक है जी। तो इसके अंदर होता ये है कि क्लासिकल मेथड्स को देखते हैं कि वो क्या होते हैं रिजर्व एस्टिमेशन। क्लासिकल मेथड्स के अंदर होता ये है कि हम क्या करते हैं, हमने, देखें यहाँ पर अगर आप एक और फरमाएं, तो एक ये होल हमने ड्रिल किया है, ये एक यहाँ होल ड्रिल कर लिया, एक इसके इस तरफ, एक इसके इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। कितने होल ड्रिल हो गए जी? सर 5। 5 हो। आप इन इस दरमियान वाले होल को आप इन सब से ज्वाइन करें, 1 ऐसी कागज के ऊपर, 2 3 4। क्या ख्याल है? ये एक चीज बनती है। अब इसके इर्द गिर्द ना हम एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? इस लाइन का जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जारी बात है, सम लाइन लाइक दिस, ऐसे ही है। क्या ख्याल है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? देखा ना, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं क्या होता है?
यस सर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, ऐसे ही है। यस सर, यस सर। इसका ये होगा और इसका ये होगा। इन्हीं को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करें, तो आपको एक क्या ये एरिया नजर, इस ड्रिल होल के इर्द गिर्द ये वाला जो एरिया है जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, उसको हम अगर प्लॉट करें तो इस तरह का आ जाएगा। ये इस तस्वीर तक आपको समझ में आनी चाहिए। यस सर। क्या समझ में आई है? सर एरिया लिया है हम्म, सर, इतने एरिया में होल वो किया है, कॉमन एक तरह से लिया है। हाँ बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया। ये एक पॉलीगॉन बन गई है, ठीक हो गया। और यार इसको मुझे समझ में नहीं आ रही एक बात की कि हाउ शुड आई ड्रॉ इट बिगर देन दिस, आई फॉरगॉट कि ये गाड़ी कैसे होगी लाइन। हाँ ये सॉरी, हाँ तो ये देखें, ये समझ में आनी चाहिए कि इस होल के गिर्द हमने ये वाला एरिया कैसे ड्रॉ किया। समझ में आती है बात की? सर परपेंडिकुलर ले गए। तो अभी वो जो पूरा हाँ समझाया मैंने, तो ये इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो इस होल के ये होल जब हम ड्रिल करेंगे ये वाला, तो इस होल का जो ग्रेड होगा हम कहेंगे इस पूरे एरिया में भी वही कॉपर का ग्रेड है। समझ में आ रही है बात की? यस सर। हालांकि इस एरिया में और कोई होल नहीं लगा हुआ, लेकिन हमने अज्यूम किया, क्योंकि हम हर जगह होल क्यों नहीं लगा सकते? कॉस्ट सर। कॉस्ट है। तो हम ये कहते हैं कि जो इसका जितना इसका ग्रेड है, इस पूरे एरिया का भी उतना ग्रेड होगा। इस तरीके से हम तमाम होल्स के इर्द गिर्द ये पॉलीगॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आ रही है? जैसे इधर हमने ड्रॉ किया एक होल के इर्द गिर्द, यही हम हर एक के लिए करते हैं। तो हर होल के इर्द गिर्द उसका एरिया ऑफ इंफ्लुएंस आ गया। अब ये जो होल है, ये वाला होल, लेट से इसको मैं ए का नाम देता हूं, जो इसका ग्रेड होगा वही इस सारे का ग्रेड होगा। समझ में आती है बात? यस सर। लेट से इसमें 2% कॉपर निकली थी, तो हम कहेंगे इस पूरे एरिया में 2% कॉपर है। इधर इसको बी का नाम देता हूं मैं, इस होल को, इसको। तो अगर इसका ग्रेड निकला है 10% कॉपर है यहाँ पे, तो मैं कहूंगा इस सारे एरिया में 10% कॉपर है। समझ में आ रही है बात की? यस सर। हम फिर जी सर, हाँ जी, हम या तो ये पॉलीगॉन्स बनाते हैं या फिर हम इन होल्स को ज्वाइन करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल्स। क्यों? ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना भी आसान है। आपको आता है ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? वो क्या था यार, 1/2 हाइपोटेनियस स्क्वायर और पता नहीं क्या। 1/2 लेंथ इंटू वेट सर। ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। यस सर, यही होता है। 1/2 बेस के परपेंडिकुलर होता है इसमें। चलो जो तुसी कह रहे हो, ये कहने का मकसद ये है कि हम इस तरह से इन तमाम इस तमाम जगह का एरिया निकाल सकते हैं। और बोलो भाई, एरिया निकाल सकते हैं? जी सर, पॉलीगॉन है, निकाल सकते हैं। निकल आया, इस पूरे का एरिया निकल आएगा। निकल आएगा। क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? अगर ये सिलेंड्रिकल में होगा तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? डेप्थ में, अगर इस हमने डेप्थ में ही होल क्रिएट किए है ना, तो वो हाँ, सिलेंडर शेप में होगा तो इसका तो- हम निकाल लेंगे वॉल्यूम। क्योंकि हमें हर होल की डेप्थ पता है ना, जी सर, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या निकल आया? वॉल्यूम निकल आएगा।
इस पूरे एरिया का वॉल्यूम निकल आया। जी सर। आपको पता है इसके अंदर सॉरी इसकी इसकी इसका वेट कैसे निकलेगा यहां पे कॉपर का? वेट कैसे निकलेगा मुझे बताओ। इस सारी रॉक का वेट, रॉक का चलो वेट कैसे निकलेगा? वॉल्यूम आपको पता है। सर ग्रेड से। यार एक फार्मूला होता था, बचपन में पढ़ा था, डेंसिटी समझते हैं क्या होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। मैस ओवर वॉल्यूम। हम क्या करेंगे, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे पता चलेगी? वॉल्यूम से सर। ओहो, वॉल्यूम तो मेरे पास आ गया ना, तो मैस फिर कैसे पता चलेगा? दो अननोन है ना भाइयों। रॉक की डेंसिटी कैसे पता चलती है? सर वो तो हम फिजिकल मेथड से भी पता लगवा सकते तो हैं। दसो ना केड़ा मेथड है? स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मेथड से भी तो निकाल सकते हैं सर। और दस ते सही होंदा कि ये सानू की पता। सर वो जो वाटर के साथ हम मेजर करते हैं उसका नॉन मैस और अननोन मैस को वाटर में डिप करते हैं, जितना डिफरेंस आता है उतना हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, उतना ही वजन होता है उस रॉक का। अगर मैस निकल आएगा तो मैस को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसकी डेंसिटी निकल आएगी। यार डेंसिटी, यार मैं आपको एक पत्थर देता हूं, मैं कहता हूं यार हमास, इसकी डेंसिटी मुझे बताओ, आप कैसे बताओगे? ये बताओ चलो। सर उसको हम पानी के अंदर डालेंगे। डाल दिया। पानी का वॉल्यूम हमें पता है, मतलब हाँ हमने जितना पानी डाला उसका तो हमें मैस पता है। अब जब हाँ हम उसमें पत्थर डालेंगे, जितना वाटर के अंदर राइज आएगा उस डिफरेंस हाँ को हम नोट कर लेंगे। हाँ। तो वो जितना डिफरेंस आएगा उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें उस डिफरेंस के थ्रू हमें उसका रॉक का मैस पता लग जाएगा। या अल्लाह, मैं किधर जाऊं? सर अभी रहता है प्रोसेस, अभी मैथ्स। यार मेरी बात सुनो, जो चलो हमास बात कर रहा है, आपने एक सिलेंडर लिया। सिलेंडर समझते हैं क्या होता है? जी जी सर। लेट से इसमें थोड़ा सा क्या है, पानी है, ऐसे ही है। इसको एक वे बैलेंस पे रख देते हो, ठीक है? वे बैलेंस जिसपे आप कभी मुर्गी खरीदी है किसी ने? यस सर। तो वो मुर्गी वाला जब वजन करता है आप देखते हो, यस सर। वो इस तरह नंबर लिखे हुए आते हैं, 1 किलो 2 किलो जो भी है। यस सर ऐसे ही। अब मैंने पानी सिलेंडर में रखा है और पानी है 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। वो कैसे पता चला? उसके ऊपर नंबर हो जाएंगे ना वेइंग बैलेंस के ऊपर। ओ यार वो बने नहीं होते सिलेंडर के ऊपर इस तरह से? यस सर, वो मार्किंग हुई होती है 1 लीटर, हाँ 2 लीटर, 3 लीटर। हाँ, और यहाँ लिखा हुआ है 2 लीटर, यहाँ लेट से। ऐसे ही है ना, लिखे होते हैं ना? यस सर लिखे होते हैं। ओके, अब मैंने, मेरे पास पत्थर था, मुझे किसी ने कहा ये जाओ यार इसकी क्या पता करो, और मैंने इसको अभी 0 0 किया हुआ है। वो ऊपर रख के 0 0 कर सकते हैं हम? यस सर कर सकते हैं। अब मेरे पास एक पत्थर है, मैं ये पत्थर इसमें डालता हूं तो क्या होगा? वाटर राइज होगा। वाटर राइज होगा। लेट से वो यहां से राइज होकर इस लाल लाइन से कहां चला जाता है, यहां पे। तो इस पत्थर का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर माइनस राइज। है पहले कितना था? पहले 2 लीटर पानी था ना। पहले 1 लीटर पानी था ना यार। हाँ 1 लीटर पानी था, उसके अंदर पत्थर डाला, जितना राइज आया उस राइज को लीटर में से माइनस कर दें उतना माइनस होगा रॉक का। तो यार मैथ्स कहां, मैथ्स की तरफ किधर चले जाते हो यार? सर हमने तो ऐसे ही निकाली थी स्पेसिफिक ग्रेविटी। मुझे ये बताओ इस पत्थर का वॉल्यूम कितना है? सर जो वाटर में राइज आया है उसका जितना वॉल्यूम है वो इसका
इस कितना पत्थर है का बताओ वॉल्यूम ना, 1 लीटर से 2 लीटर पे चला गया, कितना वॉल्यूम है इस पत्थर का? 1 लीटर। 1 लीटर है बस सर। सिंपल सी बात है, ऐसी है। जी सर। इसका मतलब है कि इस पत्थर ने 1 लीटर वॉल्यूम घे, हमें पता चल गया इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यस सर। और इसका सर वजन कैसे पता चलेगा, वजन कैसे पता चलेगा? सर वो तो हम वैसे ही वेट बैलेंस पे रख के वो तो वेट बैलेंस पे रखा हुआ है, उधर जो वजन आ गया मिसाल के तौर पर आ गया 2 किलो है। समझ में आ रही है? यस सर। इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी? सर मैस ओवर वॉल्यूम कर लेंगे। दो दो सिंपल सी बात है, या कोई इसमें कौन सी मुश्किलात थी यार? बोलो यार। जी जी सर। तो भाई ये तो सिंपल कॉमन सेंस है कि आप डेंसिटी इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। कोई भी पत्थर में आपको पकड़ाऊं 1 मिनट में उसकी डेंसिटी पता लग जाती है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो हम जब जाते हैं एक्सप्लोरेशन करते हैं तो डेंसिटी मालूम करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। और आसान है। यार आप मेरी बात सुनो, इस रॉक का मेरे पास एरिया था, एरिया से मैंने उसके डेप्थ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी इस रॉक की मुझे पहले ही पता है, वो कैसे, कोई भी सैंपल लेके पानी में डाल के मैं पता कर सकता हूँ इसकी डेंसिटी कितनी है। ऐसे ही है, यस सर। मुझे डेंसिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? मैस निकाल सकते हैं। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस एरिया के नीचे कितनी रॉक है, क्या पता चल सकता है? यस सर। समझ लें वो 2000 टन है। ये मुझे पता चल गया कि इस एरिया के नीचे कितनी डेंसिटी है, 2000 टन और रॉक। लेकिन ये कैसे पता चल जाएगा कि उस रॉक में कॉपर कितनी है? ये कैसे पता चलेगा? रॉक तो है लेकिन उस रॉक में तो बहुत सारी चीजें होंगी, कॉपर भी होगी, इंप्योरिटीज भी होंगी, गैंग भी होगा। सर उसकी सर परसेंटेज सैंपल पता में है तो ना? हमारी हाँ जी, परसेंटेज वो जो लैब में हमने ये हर होल का जो सैंपल भेजा है, लेट से इसका 2% है, इसका 1% है, इसका 2.5% है, इसका 4% था, हम इस सारे का क्या ले लेंगे? एवरेज। ऐसे ही है। यस सर। लेट से वो एवरेज आता है 3%, यानी इस पूरे एरिया में हम कह देते हैं कि कॉपर 3% थी। अब मुझे बताओ टोटल टन कितने हैं कॉपर के नीचे? सर 60 टन होगी। वो कैसे? फॉर्मूला लिखवाओ। 2000 बोलो। मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई बाय 3। यस सर। तो डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100। ये कौन, आपका नाम क्या है लड़के? शाहजेब। बिल्कुल बजा फरमाया आपने शाहजेब। सिंपल बात है ना यार, देखो ये पूरी इस एरिया के नीचे जो टोटल रॉक थी वो 2000 टन थी, और हमें पता है, ये हमने होल जो किए उनसे हमें पता चला कि उसके अंदर कॉपर 3% है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल आया 60 टन कॉपर है नीचे। देखो बच्चों, आज आपको एक्सप्लोरेशन और रिजर्व एस्टिमेट करने का तरीका पता चल गया। कैसी बात है? जी